हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, उन्हें हमें क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है ना, उनका यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसीलिए आपको डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट के ऊपर मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद से यहाँ पर आइएगा। ठीक है, टोटल ना 7 प्रॉपर्टीज हैं, तो जाओ फटाफट से उस वीडियो को देखो, प्रॉपर्टीज सीखो, उसके बाद से यहाँ पर आकर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो क्या दिया है कि विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट्स दिए गए ना बच्चों, इन्हें हमें इवैल्यूएट तो करना है, लेकिन विदाउट एक्सपांडिंग, यानी पहले हम जैसे किया करते थे एक्सपांड करके, वैसे नहीं करना है। तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वो जो प्रॉपर्टीज वाला वीडियो है जरूर से देखा होगा। देखा है ना पक्का? क्योंकि अभी मैं क्या करने वाली हूँ, प्रॉपर्टीज का ही यूज करने वाली हूँ। ओके, तो चलो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, डी फॉर डिटर्मिनेंट। ओके, जो भी डिटर्मिनेंट दिया गया इसे हम लिख लेते हैं 1 1 1, फिर ए बी सी, फिर बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या था, सी। ठीक है ना, यस। तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब सोचिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? देखो, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में क्या है बच्चों, आइडेंटिकल, यानी कि सेम है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि ये रहा आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है ए बी सी, और इधर भी क्या है बच्चों, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों के दोनों क्या है, सेम है ना। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो रोज भी हो सकते हैं, कॉलम्स भी हो सकते हैं, मतलब 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स, बस वो आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप डायरेक्टली उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0। ठीक है, और इसका पूरा प्रूफ मैंने वो वाले वीडियो में बताया भी था अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पर ना ये जो कॉलम 3 है, आपको पता है ना, देखो ये कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, फिर ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो कॉलम 3 है ना, इसमें हम ये जो कॉलम 2 है इसको प्लस करने वाले हैं, यानी इसमें हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे C1 चेंजेस टू C1 नहीं C3। ठीक है, C3 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है C3। इस तरीके से आपको लिखना होता है। ओके, फिर C3 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो C2 है, देखो ये होता है बच्चों C1 C2 और ये C3 में हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो C3 में क्या करने वाले हैं, ये जो C2 है ना, इसको प्लस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा, मतलब हमें क्या मिलेगा, तो जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो ना, मतलब जिसमें आप चेंजेस नहीं कर रहे हो पहले आप उसको लिख दो। इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना, तो इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसमें कुछ चेंज हो रहा है, नहीं, इसको भी आप ऐसे लिख दो, ए बी सी। इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C3 प्लस C2 है ना, तो C3 यहाँ पर क्या है बच्चों, B प्लस C, फिर C2 क्या है, C2A। तो इसमें हमें क्या करना है, C2 को प्लस करना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A। समझ रहे हो कि नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, C प्लस A है, C प्लस A में हमें क्या करना है, ये जो B है ना, इसे हमें प्लस करना है। देखो यहाँ पे B था ना, क्योंकि C2 क्या है, B, तो इसमें आप इसको प्लस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस B। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो क्या है, A प्लस B, इसमें हमें ये C2 यानी कि C को प्लस करना है। ठीक है, देखो इसमें हमें इसको प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस C। समझे कि नहीं? अब देखो बच्चों, हर जगह क्या है, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी क्या है, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी देखो A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग लाइन से लिख देते हैं, A प्लस बी प्लस सी। बात तो वही है ना, आगे पीछे ऐसे रहा तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। देखो A को पहले लिखेंगे, B को बाद में, और C को सबसे लास्ट में। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम में कुछ मतलब कॉमन है, यानी कि सब के सब सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझो,
यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो हमारा रो है ना, इसके अंदर क्या है 2 × 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 × 2, फिर यहाँ पे क्या है 2 × 3, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन सभी में ये जो 2 है ये वाले कॉलम में कॉमन है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ 2 को बाहर निकाल सकती हूँ और फिर यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है a + b + c हर जगह है, यहाँ पे भी देखो a + b + c, इधर भी क्या है बच्चों a + b + c, मतलब तीनों में वही चीज है ना, यानी कि ये जो हमारा C3 है इसमें सब कुछ मतलब सारे जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या है सेम है, तो इनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग a + b + c, ठीक है, कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चों होगा क्या, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आएगा d विच इज इक्वल टू, इसको हमने बाहर निकाल लिया a + b + c, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर देखो क्या आएगा, इधर 1 1 1 है ना, फिर इधर a + b + c, और यहाँ से देखो ये पूरा बाहर जा चुका है, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इस मतलब इस डिटर्मिनेंट में देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सेम है, आइडेंटिकल है ना। देखो इसमें भी 1 1 1, इसमें भी क्या है 1 1 1, यानी हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स क्या रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, तो उसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0। इसीलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से, a + b + c इंटू, यहाँ पर देखो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर लो, आंसर तो 0 ही आता है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर d विच इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया बच्चों, 0। बस यही है आपका फाइनल आंसर, देख लो कितना सिंपल था, है ना। प्रॉपर्टीज बस आपको आनी चाहिए, बाकी आप कर लोगे, ओके। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं बच्चों। अब कैसे लगेगा बताती हूँ आपको, चिंता ना करो, ठीक है। धीरे धीरे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना आपको इजी लगेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग d मान लेते हैं, लेट d विच इज इक्वल टू, जो भी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट दिए गए उन्हें आप लिख लो, 2 3 4, यहाँ पर 5 6 8, यहाँ पर 6x 9x एंड 12x, ठीक है। अब क्या किया जाए सोचना पड़ेगा, है ना। तो किसको सेम किया जाए बच्चों, अगर हम आइडेंटिकल कर दें तो फिर डायरेक्ट इसका आंसर 0 आ सकता है ना। तो अब कैसे आएगा, तो देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोगों को, सुनो, d विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 3 4, इसको आप ऐसे रहने दो, 5 6 8 इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो बच्चों ये जो 6x है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 3x × 2, है ना, क्योंकि 3x × 2 आंसर क्या आएगा, 6x ही आएगा। फिर उसी तरीके से ये जो 9x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x × 3 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 = 9 और फिर x का x बराबर। फिर ये जो 12x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x × 4 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 12x ही आएगा। देखो 3 4 = 12 और ये x यहाँ पर आ जाएगा, समझे कि नहीं। और इधर 8 है और इधर 4 है, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, यहाँ पे 4 है, इधर 8 है, इधर क्या है 3 और इधर है बच्चों 6, ओके। अब देखो मतलब ये वाला जो आपका रो 3 है इसमें देखो बच्चों क्या कॉमन है, ये देखो 3x 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 हर जगह है ना, तो 3x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यानी कि बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है आप लोगों को, यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, यानी कि रो 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बाहर निकल आएगा, तो बताइए क्या आएगा, d विच इज इक्वल टू 3x आ चुका है बाहर। तो अब यहाँ पर ये जो आपका डिटर्मिनेंट है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, तो 2 3 4 ये तो पहले से ही रहेगा, फिर 5 6 8 ये भी रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ से ये जो 3x है ना ये बाहर जा चुका है, तो बोलो यहाँ पे क्या बचा है, ओनली 2। फिर ये 3x बाहर जा चुका है, क्या बचा है, ओनली 3। ये बाहर है, क्या है इधर 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब बताइए बच्चों यहाँ पे कुछ आइडेंटिकल है क्या, ये देखो यहाँ पर ना इसका रीजन हमको लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था बताऊँ आप लोगों को, ऐसे आपको लिख करके बताना पड़ेगा, रुको मैंने इधर नहीं लिखा ना, मैं लिख देती हूँ, सुनो क्या करना होगा, इसके आगे का जरा आप देख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे
ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0। अब ये 0 कैसे आ गया, इसका रीजन आप क्या लिखोगे कि सिंस C1 और C3 ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल यानी कि सेम है, C1 विच इज इक्वल टू क्या है, C3। इसके लिए हमने इसका आंसर क्या लिखा है बच्चों, 0 लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है एकदम अच्छे से, फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आइडेंटिकल है, तो देखो पहला रो और तीसरा रो ध्यान से देखिएगा, 2 3 4, इसमें भी क्या है 2 3 4, यानी हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 3x, और फिर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 0। क्यों ऐसा, इसका रीजन क्या बताओगे, सिंस R1 विच इज इक्वल टू क्या है R3, इसके लिए हमने इसका आंसर मतलब इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या लिख दिया 0। ठीक है, अब 3x का मल्टीप्लाई 0 में कर दो, बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। तो d विच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0, और इस तरीके से आपका ये जो सेकेंड सब क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हुआ। थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये रहा आपका डिटर्मिनेंट, जिसे हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है विदाउट एक्सपांडिंग, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सोचिए जरा ये कैसे सॉल्व होगा, है ना, काफी बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं पर सॉल्व होगा, आप चिंता ना करो। ठीक है, थोड़ा आप सोचो जब तक मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 2 7 65, फिर 3 8 75, फिर 5 9 8 6। अब सोचिए क्या किया जाए, कैसे हम लोग रोज या फिर कॉलम्स को सेम करें। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं पता है आपको, C1 और C3 को हम लोग ये आइडेंटिकल लाने वाले हैं। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल कैसे होगा, सुनो यहाँ पे ये जो C3 है ना बच्चों, इसमें हम लोग चेंजेस करने वाले हैं, C3 चेंजेस टू, क्या करना है, तो C3 में से हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा ना एक तो रिलेशन है, कैसे, सुनो अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर मैं ये इसमें मल्टीप्लाई करूँ, ये 7 मतलब 7 में 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 7 से क्या होता है 63 होता है। ठीक है, और देखो 63 मतलब 63 को अगर मैं 65 में से माइनस करूँ, देखो 65 माइनस 63 करूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चों 2, और यहाँ पर देखो क्या है 2, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब आगे का देखो, अगर मैं 9 में ये 8 में 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा बच्चों, 9 8 से क्या होता है 72 होता है। ठीक है, अब ये जो 72 है ना, इसको मैं माइनस करती हूँ इसमें से, यानी कि 75 माइनस 72, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। देखो यहाँ पर क्या है 3 है कि नहीं, है ना। फिर उसी तरीके से अगर मैं ये 9 में 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 9 9 से 81, और अगर मैं ये 86 में से 81 को माइनस करूँ, बोलो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, और इधर देखो क्या है 5, समझ रहे हो कि नहीं, यानी हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये जो C2 है ना, इसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम माइनस करने वाले हैं C3 में से। ठीक है, तो देखो C3 को हम चेंज कर रहे हैं, इसमें से क्या करना होगा, सुनो C3 में से माइनस करना होगा किसको, 9 इंटू C2 को, मतलब C2 में 9 का मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे C3 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे D विच इज इक्वल टू, किस में चेंजेस हो रहा है बच्चों, इसमें हो रहा है ना, तो बाकी के एलिमेंट्स को आप लिख दो, तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, तो जैसा का तैसा लिख दो, 2 3 5, फिर 7 8 और 9, इसमें चेंजेस हो रहे हैं ना। तो अब ये चेंजेस होंगे कैसे, सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है मैंने C3, तो बताओ यहाँ पे C3 क्या है बच्चों 65। ठीक, फिर उसके बाद माइनस, फिर क्या है 9, तो यहाँ पे लिख दिया 9 इंटू C2 देखो क्या है 7, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में ही देखना है, ऐसा नहीं कि आप इसको लिए और इसको देखें, ऐसे नहीं, लाइन से देखा करो। ठीक है, तो अभी हमने इसको लिया ना, तो अभी ये देखेंगे 9 इंटू 7, तो देखो 65 माइनस 9 7 से क्या होता है बच्चों 63, तो यहाँ पे आएगा 63। अब 65 माइनस 63 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों 2। ठीक है, समझे ना। उसी तरीके से आगे भी होगा, यहाँ पे क्या है 63 नहीं है C3 है, तो बताइए C3 यहाँ पर क्या है बच्चों 75 माइनस 9 इंटू C2 क्या है 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8, फिर 75 माइनस 9 8 से क्या होता है तो 72। अब 75 माइनस 72 करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 3। ठीक है, अब देखो C3 क्या है 86 माइनस 9 इंटू C2 क्या है 9, तो यहाँ पे लिख दिया 9, 86 माइनस 9 9 से 81, चलो माइनस करो, बताओ कितना आता है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 5। ठीक है, अब बताइए ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, राइट, इसीलिए हम इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बच्चों 0। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि D विच इज इक्वल टू
0। कैसे लिख दिया 0? अरे हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। इसके लिए हमने इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और तीनों भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसे हम लोग लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाएंगे, तो ये लाएंगे। जो राइट हैंड साइड में है ना बच्चों, ये हम लाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। चलो, लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है, मतलब जो भी डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स है वो हम लिखते जाते हैं। फिर यहाँ पर y प्लस जेड, इधर है z प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट z प्लस एक्स, फिर x प्लस वाई, और फिर क्या है y प्लस जेड। उसके बाद लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर है बच्चों y प्लस जेड, फिर z प्लस एक्स, और यहाँ पर है x प्लस वाई। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करके क्या लाना है, तो ये लाना है, यानी कि डिटर्मिनेंट के बाहर 2 आना चाहिए और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर ना ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो सोचिए बच्चों कैसे हो सकता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम, मतलब दोनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉलम वाला ही कर लेते हैं। ओके, तो देखो ये 2 के लिए हमें क्या करना होगा ना, हम पता है क्या करेंगे, ये देखो ये जो हमारा C1 है ना बच्चों, इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। कैसे क्या करेंगे पता है आपको, C1 C2 और C3 इन तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे, C1 C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, आपको अपने मन से करना है। अगर आपको रो वाला करना है तो ऐसे आप मतलब कर सकते हो। जो रो 1 है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, R1 R2 और R3 को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ये कॉलम वाला कर रहे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अभी यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए हम लोग किस में ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या चेंज कर रहे हैं बच्चों, C1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो इसमें खाली बस चेंजेस आएंगे, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो पहले आप C2 और C3 को लिख लो, जिसमें कुछ चेंज नहीं होता है ना, पहले उसको लिख लिया करो। तो चलो क्या है यहाँ पे, y प्लस जेड है, हम लिख लेते हैं y प्लस जेड। फिर नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई, ये भी लिख लिया। फिर z प्लस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर z प्लस एक्स, फिर y प्लस जेड, और लास्ट में है x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं, C1 C2 और C3 को प्लस कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, देखो x प्लस एक्स, देखो x प्लस एक्स मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से y प्लस वाई, बताइए 2y हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद z प्लस जेड मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों, 2z हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो देखो 2 हर एक में है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि हम लोग 2 को बाहर ले सकते हैं। तो जब आप 2 को बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, यही आएगा ना। तो अभी देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं क्या, 2 को बाहर रहने दो, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो आप लोग x प्लस वाई प्लस जेड। समझे कैसे आया ये। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। ठीक है, ये एक्चुअल में आपको यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाना है, बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों को प्लस कर रहे हैं। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर x प्लस एक्स मिल करके 2x हो जाएगा, फिर y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और z प्लस जेड क्या हो जाएगा बच्चों, 2z हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। समझे कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, देखो x प्लस एक्स मिल करके 2x, फिर y प्लस वाई 2y हो जाएगा, z प्लस जेड 2z, इसमें से 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है ना बच्चों, ये तीनों में भी है, यानी कि कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 आ जाएगा बाहर, फिर ब्रैकेट नहीं, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, तो जो बचा है उसे आप लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, फिर
यहाँ पर भी वही है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसे भी हमें लिख देना, मतलब लिख लेना चाहिए y प्लस जेड, x प्लस वाई, फिर z प्लस एक्स, यहाँ पर z प्लस एक्स, y प्लस जेड और x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, 2 को कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख करके बता देना, क्या लिखोगे कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, कहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया बच्चों, तो C1 में से, तो यहाँ पे लिख देना C1, ओके। चलो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए बच्चों, ये 2 तो आ चुका है ना, एक चीज़ तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इधर क्या चाहिए था, तो इधर x, z और y चाहिए। तो क्या यहाँ पे x, z, y आ सकता है, सोचिए आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो बच्चों एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, किसको, C1 में से C2 को माइनस करूँ C3 को, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर x आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे z आएगा, जो हमें चाहिए था वो आते जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग किस में चेंजेस करने वाले हैं, C1 में, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि C1 चेंजेस टू, C1 में से माइनस करने वाले किसको बच्चों, C3 को, ठीक है। तो जब आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखते जाइएगा, चेंजेस किस में हो रहे हैं, C1 में हो रहे हैं ना। तो अभी आप C2 और C3 को पहले तो लिख लो। चलो C2 में क्या क्या है, तो y प्लस जेड, इधर हम लिख लेते हैं y प्लस जेड, फिर नेक्स्ट x प्लस वाई, फिर z प्लस एक्स, ठीक है। और इधर क्या है बच्चों, z प्लस एक्स, ये लीजिए लिख लिया। उसके बाद y प्लस जेड और फिर यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, C1 में से C3 को माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो C1 में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। जिसमें से हमें माइनस करना है इसको, चलो अलग से करके बताती हूँ। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसमें से माइनस करना है। ये देखो यहाँ पे क्या है, z प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया हमने z प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो होगा क्या, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और ये जो माइनस है अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस जेड, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब क्या, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद से हमें क्या चाहिए था, इधर एक्स चाहिए था ना, तो अगर मैं इसको माइनस कर रही हूँ तो एक मिनट, ये एक्स तो कैंसिल हो गया ना, तो बच्चों हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते, रुको, हमें क्या करना होगा ना, एक काम करेंगे, हमें क्या चाहिए, इधर x चाहिए, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया ना तब तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे y नहीं चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे बस आप एक चेंज कर देना, यहाँ पे ये जो C1 है ना, इसमें से आप C2 को माइनस करो। जब हम C2 को माइनस करेंगे ना तब जाके हमको यहाँ पर x मिलेगा, ओके। तो चलो चेंजेस कर लेते हैं थोड़ा। अभी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे किसको, तो C2 को। तो C2 में क्या है, देखो y प्लस जेड, यहाँ पे लिख दिया y प्लस जेड, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या, x बचा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली x, ठीक है। देखो आया ना, हमें यही चाहिए था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसी को चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई, ठीक, माइनस अंदर चला जाएगा तो दोनों भी माइनस में हो जाएंगे ना, माइनस एक्स माइनस वाई। अब बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो इसको और इसको आप कैंसिल कर दो, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, फिर ये प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या, z। तो यहाँ पर देखो बच्चों z आ गया, हमें यही चाहिए था, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, y लाना है। तो y कैसे आएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो बताइए अभी डायरेक्टली कर देते हैं, ओके। तो देखो बच्चों होगा क्या, ये माइनस, मतलब ये जो z है ये माइनस में हो जाएगा, x भी माइनस में हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, फिर ये z से z कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ओनली y। तो हम इधर डायरेक्टली लिख देते हैं y। समझा ना आपको, नहीं समझा है तो ऐसे करके देखो, वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो एक लाइन तो हमने कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर ये सेकेंड वाले कॉलम में y x z चाहिए, है ना, और थर्ड में ये चाहिए।
तो अब सोचिए कैसे आएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रुको सोचते हैं। अब सोचिए किसमें से किसको माइनस किया जाए। मुझे इधर y चाहिए, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो आने से रहा है ना। तो देखो बच्चों हमें y चाहिए ना इधर। देखो बच्चों हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, पता है आप लोगों को, पहले ना ये जो C3 है ना इसमें हम चेंजेस करेंगे। क्या करना होगा, देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ZYX चाहिए ना। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करते जाऊँ तो जो हमें चाहिए वो मिलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी C3 में चेंजेस करेंगे, C2 में बाद में करो, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली करने जाओगे तो आपको C2 में जो एलिमेंट्स चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसमें चेंजेस करिए, तो क्या आएगा C3 माइनस C1, ओके। तो देखो यहाँ पे लिख दिया 2, किस में चेंजेस हो रहे हैं, C3 में ना। तो पहले आप इन दोनों को लिख लो, x z y, फिर यहाँ पे y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, फिर z प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं, तो बताइए कैसे होगा। क्या है यहाँ पे C3 में z प्लस एक्स, इसमें से माइनस करने वाले x को, तो होगा क्या बच्चों, ये प्लस ये माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या z। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा z, ठीक है, z ओनली। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो बच्चों y प्लस जेड में से माइनस करेंगे माइनस z को, तो z से z कैंसिल हो जाएगा ना। देखो y प्लस जेड में से माइनस करना है हम लोगों को z को, तो बताइए क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या y, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो देखो x प्लस वाई में से y को माइनस कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x ओनली, ओके। तो देखो बच्चों थर्ड कॉलम में हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, अब बारी है ये लाने की। अब सोचिए ये कैसे आएगा, तो देखिए बच्चों अब तो सिंपल है, अब एकदम आसान हो गया। अब देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, बताओ क्या करना चाहिए। देखो इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते जाओ आपको आंसर मिलते जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग चेंज करते हैं किसमें, C2 में। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, ठीक। तो यहाँ पे 2, उसके बाद किस में चेंज हो रहा है, इसमें हो रहा है ना। तो पहले आप इन दोनों को लिख लो x z y, और यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम में z y x लिख लिया, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, तो देखो बच्चों इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो y प्लस जेड माइनस जेड करोगे तो देखो y प्लस जेड माइनस जेड, तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, बचा क्या y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y। फिर x प्लस वाई में से y को माइनस करो तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे आएगा ओनली x, ठीक है, ये x है। फिर z प्लस एक्स में से x को माइनस करो, बताओ यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ओनली z। तो ये लीजिए मैंने इधर z लिख दिया, ठीक है, यस। तो देख सकते हो जो हमें लाना था वो हमने ला दिया है, यही लाना था ना। 2 बाहर आया बाहर, फिर एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई देखो आया, फिर वाई जेड एक्स, ठीक है बच्चों, यस। तो फाइनली ये आ चुका है हमारा राइट हैंड साइड, है ना। तो जो हमें प्रूव करना था हमने कर दिया, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करके शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट सब क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों, इसे हम लोग लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके हमें लाना क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है 4ABC, ठीक है। तो ये हमें लाना है। अब देखो आएगा कैसे आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे ना पहले तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब जो कुछ भी है वो आप लिखते जाओ, a प्लस बी, फिर यहाँ पर a और b, फिर a प्लस c, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों c, उसके बाद b c, फिर b प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, जैसे हम लोग नॉर्मली एक्सपांड करके सॉल्व करते हैं, तभी भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4ABC आ जाएगा। लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज का यूज हम कैसे कर सकते हैं, सोचिए। इसमें थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज बोला है तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई जाए। तो देखो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, ये जो C1 है ना इसको हम लोग चेंज करते हैं। कैसे, देखो C1 चेंजेस टू, एक काम करते हैं इन सभी को प्लस कर देते हैं, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब देखो इसको सभी को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, तो कॉलम 1 में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है, कॉलम 1 में, ठीक है। तो देखिए अभी आएगा क्या यहाँ पर,
पहले तो इधर जो है वो आप लिख दो ए बी, यहाँ पे है ए प्लस सी, इधर है सी, इधर है सी, यहाँ पर बी प्लस सी। ठीक है जी। अब इधर क्या आएगा, तो क्या लिखा है मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 क्या है बच्चों A प्लस B, C2 क्या है A, फिर C3 क्या है B। ठीक है, इन सभी को प्लस करना है। तो देखो होगा क्या, A प्लस A यहाँ पे हो जाएगा 2A, फिर B प्लस B यहाँ पे हो जाएगा 2B। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन है ना, तो 2 को मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A प्लस B, यानी यहाँ पर क्या आया 2A प्लस B। ठीक है, अब देखो अभी इन तीनों को प्लस करना है, तो जब आप प्लस करेंगे तो बताइए क्या होगा, देखो A मिल करके 2A हो जाएगा, C मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों 2C। बताइए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, अभी ब्रैकेट के अंदर A प्लस C आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, देखो B प्लस B क्या हो जाएगा 2B और C प्लस C 2C। बताइए इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों B प्लस C। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चेंजेस होंगे। ये लीजिए हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो देखिए बच्चों ये जो 2 है ये C1 में है ना, हर जगह है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, C1 से हमने इसको कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या आएगा बच्चों 2। ठीक है, फिर अंदर क्या बचेगा, जो बचेगा उसे आप लिख दीजिए A प्लस बी, यहाँ पर आएगा A प्लस सी, यहाँ पर B प्लस सी। ठीक है, और इधर A प्लस सी, फिर इधर C, यहाँ पर B C B प्लस C। ठीक है, तो जो बचा वो हमने लिख दिया। अब सोचिए आगे हमें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब और थोड़ा कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो देखो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 लाने की कोशिश करते हैं। अब ये 0 कैसे आएगा, देखो अगर मैं C1 में चेंजेस करूँ, मतलब इसमें से अगर मैं इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूँ, जैसे देखो बच्चों यहाँ पर क्या है A प्लस B है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं माइनस कर दूँ, माइनस इन दोनों को जोड़ देते A प्लस B, तो यहाँ पर 0 आ सकता है ना, क्योंकि देखो A प्लस बी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस A, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस B। तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर क्या आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, मतलब कैसे करने वाले हैं, तो देखिए हम यहाँ पे ये करने वाले हैं क्या, C1 में हम लोग चेंजेस करेंगे और C1 में से माइनस करेंगे किसको, तो C2 प्लस C3 को, यानी C2 और C3 को प्लस करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा हमें उसको माइनस कर देना है, किसमें से, C1 में से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2, तो हम लोग 2 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखो चेंजेस किस में हो रहा है बच्चों, C1 में हो रहा है ना, तो पहले आप C2 और C3 को लिख लो। तो क्या क्या है, देखो A, फिर इधर है B, उसके बाद A प्लस C, फिर C, उसके बाद क्या है C, और यहाँ पर है B प्लस C। ये लीजिए मैंने इधर B प्लस C लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, C1 क्या है आपका A प्लस B है ना, A प्लस B, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, C2 प्लस C3, तो C2 प्लस C3 क्या हो जाएगा A प्लस B है ना। तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0, यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अभी हमें क्या करना है, C1 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है ना, तो यहाँ पे देखो C1 क्या है बच्चों A प्लस C। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो C2 प्लस C3 को। तो C2 यहाँ पर क्या है A प्लस C, और इसमें हमें प्लस करना है C3 को। C3 क्या है बच्चों C, तो यहाँ पे लिख दिया C। ठीक है, अब क्या होगा, तो सुनो ये माइनस को अंदर भेज दो, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबके सब माइनस में हो जाएंगे, यानी माइनस A माइनस C माइनस C। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो प्लस A माइनस A कैंसिल, फिर क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला प्लस C और ये वाला माइनस C, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, बचता क्या है ओनली माइनस C। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस C ओनली। ठीक है, अब उसके बाद देखो इधर क्या है बच्चों, C1 आपका क्या है B प्लस C, इसमें से हमें माइनस करना है C2 प्लस C3 को। तो C2 क्या है C प्लस C3 क्या है B प्लस C, तो यहाँ पे लिखा हमने B प्लस C, माइनस को अंदर भेज दो, तो B प्लस C माइनस B माइनस C हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सभी को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, फिर इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, बचता क्या है ओनली माइनस C। यहाँ पर आ गया बच्चों माइनस C। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना अभी C2 और C3 में हम लोग चेंजेस करते हैं। तो C2 में क्या चेंज करेंगे पता है आपको,
C2 प्लस C1 कर देते हैं, एंड ये जो C3 है ना, इसमें हम लोग क्या चेंज करेंगे, तो देखिए इसे हम चेंज करेंगे कैसे, C3 प्लस C1 कर देते हैं, ठीक है। कैसे भी करके बच्चों इसे हमें क्या करना है, थोड़ा छोटा करना है, और फिर उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मली एक्सपांड करके सॉल्व किया करते थे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी आगे क्या होगा, टू बाहर है तो रहने दीजिए, फिर किस में चेंजेस हो रहे हैं, C2 और C3 में हो रहे हैं ना, तो पहले आप C1 को लिख लो, 0 माइनस C, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको और इसको प्लस कर रहे हैं ना, C2 प्लस C1, तो देखो A प्लस 0, बताओ आंसर क्या आएगा बच्चों, A आएगा, ठीक है। फिर A प्लस C प्लस माइनस C, अब सुनिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे A प्लस C, तो मैंने इधर लिखा A प्लस C, इसमें हमें प्लस करना है किसको, माइनस C को, ठीक है। तो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखो प्लस C माइनस C ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या, ओनली A, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो C प्लस C करो, तो अगर मैं C प्लस माइनस C करूँ तो क्या आएगा बच्चों, एक प्लस में एक माइनस में दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब इधर आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो C3 प्लस C1, यानी कि इसमें हम इसको प्लस कर रहे हैं, तो देखो B प्लस 0, बताओ क्या आएगा, B, C प्लस माइनस C, आंसर क्या आएगा बच्चों, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। B प्लस C माइनस C, तो देखो ये प्लस C और ये माइनस C, तो यहाँ पे खाली बस B आएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है ना, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे B प्लस C है, करके बताऊँ, देखो B प्लस C और इसमें हम प्लस कर रहे हैं माइनस C को, ठीक है, ये माइनस C है, तो अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो होगा क्या, B प्लस C, यहाँ पे आ जाएगा माइनस C, ठीक है। तो प्लस माइनस ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचता क्या है बच्चों, ओनली B, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया B, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, सोचिए, देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या, सोचो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बाहर ले सकते हैं, ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा। तो देखिए बच्चों ये वाला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसमें बताइए क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस C कॉमन है ना, आप बोलेंगे यहाँ पे तो माइनस C है ही नहीं, तो देखो तो बच्चों आप कोई भी नंबर ले लो, अगर आप उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये जो 0 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस C इंटू 0, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर तो 0 ही आना है, ठीक है। तो इसको आप मत देखिएगा, बस आप इसको देखिए, इसमें क्या कॉमन है, C कॉमन है, ये वाले कॉलम में क्या कॉमन है, A, और इसमें क्या कॉमन है, B, यानी हम लोग A, B और C को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग A, B एंड C कॉमन फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं, तो A को हम कहाँ से ले रहे हैं बताइए, C2 से ना, तो पहले आप लिखिएगा C2, ठीक है। फिर B को हम कहाँ से ले रहे हैं, C3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे C3, एंड ये C को कहाँ से ले रहे हैं, मतलब कहाँ से ले रहे हैं, C1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 रेस्पेक्टिवली का मतलब आप जानते ही हैं बच्चों, है ना, पता है ना, लाइन से, जैसे A कहाँ से लिया, तो C2 से लिया, B कहाँ से लिया, C3 से लिया, C1 कहाँ से लिया, अरे ये C कहाँ से लिया, तो C1 से लिया, ठीक है। तो जब हम इनको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और फिर इधर आ गया A इंटू B इंटू C, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है बच्चों, C तो बाहर जा चुका है, तो इधर 0 लिखिएगा, इधर -1, इधर -1, सही है ना। फिर यहाँ से A बाहर जा चुका है, यानी कि 1 1, यहाँ पर आ गया 0, और इधर 1 0 1, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो जैसे आप नॉर्मली एक्सपांड करके सॉल्व किया करते थे वैसे आप कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या है 2ABC लिख देते हैं हम, 2ABC, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व किया करते थे वैसे हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो लिख देंगे हम 0, ठीक है। फिर ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे हम लोग एलिमिनेट कर देते थे ना ऐसे करके, तो ये लीजिए मैंने बंद कर दिया। अब ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनका आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता था, बताया था ना, प्लस माइनस प्लस, तो अभी क्या आएगा माइनस का साइन। फिर यहाँ पर क्या है 1, तो लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे आप एलिमिनेट कर दो, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो -1, फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस आ जाएगा, और इधर क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है।
फिर जिस रो और जिस कॉलम में आया उसे आप एलिमिनेट कर दो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। अब ये जो 4 एलिमेंट्स है ना, इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या आएगा बच्चों, -0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस मिल करके यहाँ पे हो जाएगा +1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, समझा उधर प्लस कैसे आया, है ना, पहले से माइनस था, फिर एक माइनस उधर चला गया तो वो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ठीक है, अब क्या होगा, हाँ इसको सॉल्व करते हैं ना। लाना क्या है, ऊपर देखो 4ABC आ पाएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, आएगा आएगा जरूर आएगा। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये 1 - 0 करूँ और उसका मल्टीप्लाई 0 में करूँ तो आंसर तो 0 ही आना है ना, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर ये -1 है, ठीक है, और ये -1 - 0 करूँ, -1 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो 0 + 1 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा +1, ठीक है, यस। अब आगे देखिए 2ABC इंटू 1 और 1 कितना होता है, 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2ABC इंटू दिस यानी कि 2, तो 2 2 सा क्या होता है बच्चों, 4 होता है। देखिए 4ABC आ गया, और यही आपका क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड। ओके, यही है ना राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख दो राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड सब क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे बताइए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाएंगे बच्चों, 0, यानी कि राइट हैंड साइड में जो है वो हम लाएंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा चलिए समझते हैं। ऑलरेडी मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ना हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, लॉग की प्रॉपर्टी। कौन सी, देखो अगर ऐसा कुछ रहता है, जैसे यहाँ पे है लॉग और इधर क्या है बच्चों ई, और जो इसका बेस है ना वो भी क्या है ई, मतलब यहाँ पर जो है वही अगर लॉग का बेस है तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखने का, 1, ठीक है, समझे कि नहीं। तो देखो अभी ये जो 1 है ना बच्चों, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से करके हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो लॉग है इसका बेस क्या है, x है, इधर भी क्या है x, तो यहाँ पर भी हम लोग x ही लेंगे, यानी 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, log x, और इसका बेस भी क्या आ जाएगा बच्चों, x, यानी log x टू द बेस x, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पता है आपको, ये जो बेस है ना वो सेम करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, पहले ये करने दो, ठीक है। तो हम 1 के प्लेस पे इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी log y टू द बेस x, और यहाँ पर क्या है log z टू द बेस x, ठीक है। फिर इधर क्या है log x टू द बेस y, ये y है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 है, अभी 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं ना log y टू द बेस y, ठीक है। देखो हर जगह y, थोड़ा मैं अच्छे से लिखती हूँ। यहाँ पर क्या है y और इसका बेस भी क्या है बच्चों, y, ठीक है। देखो ये y और बेस भी y, यानी 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको बोलूँ तो इसके इक्वल में क्या होगा 1, तो 1 के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, log z टू द बेस y, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर है log x टू द बेस z, फिर log y टू द बेस z। अब देखो ये जो 1 है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना log z टू द बेस z, ठीक है बच्चों। चलिए इतना काम तो हमने कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो बताती हूँ आपको। लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए अगर ऐसा कुछ है, जैसे कि यहाँ पर है log x और इसका यहाँ पे, एक मिनट रुको, जैसे यहाँ पर है log x और इसका बेस क्या है बच्चों, y, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, ये जो log है ना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे log, और ये जो x है ना वो इसके साथ आ जाएगा, और ये जो इसके बेस में था ना बच्चों
वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ऐसे, log x अपॉन log y करके हम इसको लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इसका बेस कहाँ गया, तो देखो बच्चों इसका बेस क्या हो गया, e हो गया। क्या हो गया, e। अगर कुछ भी नहीं होता ना, log का बेस कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है, वो e होता है, ठीक है। समझे कि नहीं, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो ध्यान से। अगर ऐसा कुछ है ना बच्चों, यानी log x टू द बेस y, तो क्या होगा, इसको हम लोग डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो है ना x वो आ जाएगा ऊपर और ये जो उसका बेस रहता है ना वो आ जाएगा नीचे, ठीक है, log y करके। समझे कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। देखो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ध्यान से देखना, ये जो है log x टू द बेस x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, log x और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, देखो इसका बेस क्या था, x था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में भी log x, ठीक है। और इसका बेस अभी आपको लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखा ना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, log y टू द बेस x, तो क्या आएगा log y और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, log x आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, देखो log z और नीचे क्या आ जाएगा log x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा log x और नीचे क्या आएगा log y, ठीक है। देखो इसका बेस y है ना, इसके लिए फिर यहाँ पर log y अपॉन में भी आएगा बच्चों log y, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका बेस क्या है, y है। फिर इधर क्या आएगा log z और यहाँ पे आएगा log y, ठीक। अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, यानी कि थर्ड रो में देखिएगा, यहाँ पर क्या है log x टू द बेस z, तो यहाँ पे आ जाएगा log x और इसके बेस में क्या आएगा बच्चों log z आ जाएगा, बेस नहीं नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ पर क्या होगा log y अपॉन में आएगा log z, फिर इधर क्या आएगा, देखो क्या है log z और अपॉन में भी आ जाएगा बच्चों log z, ठीक है। चलो इतनी बातें आपको क्लियर है, अच्छे से समझाना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखो बच्चों फर्स्ट रो में देखना, हर जगह देखो log x log x log x है ना, यानी कि हम यहाँ से log x को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो log y log y log y, इसको भी बाहर लिया जा सकता है। फिर यहाँ पर देखो log z, इधर भी, यानी हम करने क्या वाले हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि टेकिंग 1 अपॉन log x, ये log है, फिर 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन log x और 1 अपॉन log y, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, फिर एंड 1 अपॉन log z कॉमन फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं, R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। तो देखिए अभी जब हम इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से 1 अपॉन log x को, तो बताइए बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या आएगा log x आ जाएगा। फिर 1 अपॉन log y को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे log y आ जाएगा, फिर इसको बाहर निकालेंगे तो log z आएगा, विच इज इक्वल टू, अब बताइए ये डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स क्या बचेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट अभी डायरेक्टली हमें लिखना है, ठीक है। यस देखो यहाँ से हमने इसको बाहर निकाला ना, तो अभी ये जो न्यूमरेटर है वो तो बचा हुआ है, यानी यहाँ पे आएगा बच्चों log x, यहाँ पे आ जाएगा log y, फिर यहाँ पे आएगा log z, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो नीचे log y था ये तो बाहर जा चुका है, मतलब यहाँ पे क्या बचा है log x, फिर log y, फिर log z, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो log z है वो तो बाहर जा चुका है, फिर यहाँ पे बचा क्या है log x log y और log z, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से इसको, क्या हम इसका आंसर 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी में सिखाया था कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स क्या होते हैं, अगर आइडेंटिकल होते हैं तो फिर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीनों ही रोज क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है, तीनों रोज तीनों कॉलम्स, मतलब इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, देखो 1 अपॉन log x इंटू log y इंटू log z इंटू इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0, ठीक है। और कुछ भी रहे अगर आप उसका मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो आंसर तो 0 ही मिलता है, यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए 0। और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड,
मतलब जो हमें प्रूव करना था बच्चों वो हमने कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, पहला वाला भी कर लिया हमने, दूसरा वाला भी कर लिया। ठीक है, तो अभी बस हम यहीं पे रुकते हैं। हमने कितने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो वो तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।